हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं यहाँ पर मेरा ऑफिस है टोक्यो स्टेशन के बगल में ही, और जब भी मैं ऑफिस आता हूँ तो इसी स्टेशन पे आता हूँ और थोड़ा जल्दी आता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुझे बैठ के अच्छा लगता है आने के बाद में। और मैं यूजुअली ऑफिस कम ही आता हूँ, और लास्ट टाइम आई थिंक आई डोंट रिमेंबर कब आया था। आज वेदर भी बहुत अच्छा है, और साथ में मैंने कॉफ़ी लाया घर से बना के। कॉफ़ी पीने का बहुत आदत है मुझे। ये देखो पंछी आया मेरे पैर के पास, वो चले गया, वो साइड में चले गया। काफ़ी सारे इंडियंस का ये क्वेश्चन मुझे आता है कि एज़ अ इंडियन जापान में आपका लाइफ कैसा है, एज़ अ इंजीनियर आपका डेली रूटीन कैसा होता है। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि लाइफ जापान में आप अगर काम कर रहे हो तो कैसा होता है। ऑफ कोर्स आपके काम पे डिपेंड करेगा, आपका काम क्या है, कितना उसमें आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है, घर पर कितना काम करना पड़ रहा है। मेरा एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम है, एक्चुअली मेरा हाइब्रिड है और फ्लेक्सिबल है। मैं ऑफिस आ भी सकता हूँ, घर से भी काम कर सकता हूँ। तो मैं बीच बीच में कभी अगर मीटिंग्स वगैरह होती है तो मैं ऑफिस में आ जाता हूँ। कभी कभी वर्क फ्रॉम होम मॉर्निंग में करके आफ्टरनून में आ जाता हूँ। तो आज जैसे हमने मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में वर्क फ्रॉम होम कर लिया था, और अभी मैं अर्ली मॉर्निंग वापस 2-3 घंटा घर से काम करके अभी ऑफिस में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे आफ्टरनून में 3 से 4 मीटिंग है ऑफिस में। काफ़ी लोगों को ये भी टेंशन होता है कि भाई जापानीज लोग बहुत ओवर टाइम करते हैं, बहुत काम करना पड़ता है। कारोशी होता है यहाँ पे, जांग्यो होता है यानी ओवर टाइम, भाई रात में ऑफिस ख़त्म होने के बाद भी काम करो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कल्चर नहीं है। केसेस कम होते हैं वैसे, जो कि जापान अब छोटा कंट्री है, थोड़ा बहुत भी अगर कुछ हो जाए तो वीडियो वायरल हो जाते हैं। तो थोड़े मोटे केसेस होते हैं। जापानीज लोग, टिपिकल जापानीज लोग जो होते हैं, जिनका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, वो लोग करते हैं इस टाइप के ओवर टाइम, एक्सेस ओवर टाइम। बट एज अ फॉरेनर आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इंडियन भी हो तो यू डोंट नीड टू डू एक्स्ट्रा ओवर टाइम। हाँ, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपका डेडलाइन है, तो आप करो और उसका कंपनी भी आपको पे करेगा। और दूसरी बात कि अगर आप सैटरडे संडे भी काम कर रहे हो तो कंपनी आपको उसका एक्स्ट्रा अलाउंस देती है, और आपसे परमिशन लेती है पहले कि भाई आपको काम करना है या नहीं करना है। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे सैटरडे संडे नहीं करना है, आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला। मुझे तो ऑलमोस्ट 10 साल के ऊपर हो गए जापान में आकर। 2016 में मैं आया था, और इसी साल के अप्रैल 1 तारीख को मुझे 10 साल हो चुके। तो अभी मैं 10 साल क्रॉस कर चुका हूँ। तो 10 साल में मैंने एक चीज़ यहाँ पे जानी है कि जापान में जो कल्चर है, वर्किंग कल्चर जो है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, बट जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जापान में आके आपको बहुत पैसे कमाना है, पैसे अर्न करने के लिए अगर आप जापान में आने का प्लान कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि एक बार फिर से सोचना। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तब जापान में आओ, क्योंकि जापान में जॉब जो होते हैं ना वो परमानेंट होते हैं। यहाँ पर आपको ओवरनाइट ईमेल नहीं आएगा कि भाई आपको जॉब से निकाल दिया। जैसे कि अभी ओरेकल हो गया, मेटा ने शायद लास्ट वीक ही अराउंड 7,000-8,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला है अपने जॉब से। और भी कंपनीज़ है, अमेज़ॉन हो गया, और भी इंडियंस कंपनीज़ है जो कि ओवरनाइट निकाल दे रहे हैं। कुछ लेना देना, रात में ईमेल आ जा रहा है और भाई ले ऑफ हो गया तुम्हारा, बस ऐसा है। भले आप वो कंपनी में 10 साल से क्यों ना काम कर रहे हो, मैनेजर पोजीशन पे क्यों ना, आपको निकाल दे रहे हैं। बट जापान में ऐसा कल्चर नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं निकाल सकते। यहाँ पर यूनियन होता है। अगर अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा रेयर केस नहीं, तो आपको नई कंपनी से निकालेंगे। और अभी एआई का भी काफ़ी ज़्यादा बूम हो रहा है, एआई काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो वन ऑफ द रीज़न वही है कि ले ऑफ उसी वजह से हो रहे हैं। बट जापान में ऐसा नहीं होगा। तो हाँ, स्टेबिलिटी जापान में है, बट ग्रोथ यहाँ पे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनीज़ में काम करने वाले लोग होते हैं वो एक कंपनी में ज़्यादा रहते हैं। उसको लॉयल्टी बोलते हैं जापान में। एक वो टर्म है जापानीज़ में, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसको ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एक ही कंपनी में काफ़ी साल तक हो तो आप बहुत लॉयल हो, और सोसाइटी में भी आपको लॉयल माना जाता है। अगर आपको कोई पूछ रहा है कि आप कौन से कंपनी में हो, कितने साल से हो, और आप बोल रहे हो मैं ये कंपनी में इतने साल से हूँ और मैंने एक बार भी चेंज नहीं किया, तो उनके मन में आ जाएगा वाव, ऐसा वो सोचेंगे आपके बारे में कि आप बहुत लॉयल पर्सन हो। भले आप बैंक में लोन लेने के जा रहे हो, अगर आप वार्ड ऑफिस में जा रहे हो, या किसी भी ऑफिशियल काम से भी जा रहे हो, तो अगर आपको पूछ रहे हो तो एक रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। बट इंडिया में स्विचिंग कल्चर काफ़ी ज़्यादा है, जापान में स्विचिंग कल्चर काफ़ी कम है। तो हाँ, अगर आप जापान में सोच रहे हो कि भाई पैसे कमाने के लिए आना है, तो एक बार फिर से सोच लो। बट हाँ, यहाँ के लाइफस्टाइल के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, गुड इन्वायरमेंट के लिए आना है तो जापान इज़ बेस्ट कंट्री फॉर यू। निकलते हैं ऑफिस के लिए। मेरा ऑफिस टोक्यो स्टेशन से ऑलमोस्ट 7 मिनट बाय वॉक है, और मैं यूजुअली ट्राई करता हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं आऊँ और मैं अर्ली नहीं निकलूँ ऑफिस से, क्योंकि
ऐसा होता है ना कि जापान में जो टाइम होता है ऑफिस का, वो अगर आप 7-8 बजे घर से निकल रहे हो ना, ट्रेन सारे पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और अगर आप 5:30 बजे जो ऑफिस छूटने का टाइम होता है, वो टाइम पे भी अगर आप निकलोगे 5:30 से 6:30 के दरमियान अगर आप निकलोगे ऑफिस से, इतना भीड़ होता है ट्रेन में, धक्के मार मार के आपको अंदर बैठाते हैं। और धूप भी बहुत ज़्यादा है ना, अभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और गर्मी बढ़ रही है, तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो एक तो मैं ट्राई करता हूँ 10-11 बजे ऑफिस में आऊँ, और जाने के लिए भी मैं सोचता हूँ कि चलो 7 बजे के बाद में थोड़ा 1 घंटा मैं बैठ जाता हूँ ऑफिस में, और फिर उसके बाद में मैं निकलता हूँ। मेरा मीटिंग अभी 4 मीटिंग है आज, ऑलमोस्ट 5:30 तक मीटिंग होने वाले, और थोड़ा काम भी है, तो शायद मैं 1-2 घंटा ओवर टाइम भी कर सकता हूँ। मेरे ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है। आज तक मैं यहाँ पर कभी नहीं आया हूँ, क्योंकि ऑफिस में आने का काम ही नहीं करता ना, तो लंच वगैरह तो मैं आज तो बॉस के साथ में किया था, बट अभी तो लंच टाइम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। बट स्टिल आपको दिखा देता हूँ, इंडियन रेस्टोरेंट जो जापान में यूजुअली होते हैं इस तरीके से। मेनू भी दिया है इन्होंने यहाँ पर, डिनर मेनू। अभी तो लंच मेनू तो ख़त्म हो चुका है, तो अभी इन्होंने डिनर मेनू दिया है। तो ये पूरा मेनू, और इधर प्राइस भी है, तो आप चेक कर सकते हो कितना रेट है जापान में एक थाली का। तो ऊपर जहाँ पर अभी मैं खा रहा था, वहाँ पर कॉमन स्पेस लगा हुआ है, तो काफ़ी लोग बैठे थे वहाँ पे, तो मैं व्लॉग शूट करना वहाँ पे ठीक नहीं समझा, क्योंकि सब अभी चिल आउट कर रहे थे बैठ के, वहाँ पे ब्रेक ले रहे थे, बुक वगैरह रीड कर रहे थे। तो मैं अभी नीचे आ गया हूँ, सबसे लाइक ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हो यहाँ पे। और ये मेरे ऑफिस का लाइक बैक साइड है, ये साइड में बैठ जाते हैं। थोड़ा हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, धूप भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। तो आफ्टरनून का लंच करने के लिए आज मैं मेरे बॉस के साथ में गया था। अभी तो कितने बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 5:30 बजने को, आगे थोड़ी देर में मेरा ऑफिस ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अभी सेकंड लंच करने के लिए आया था नीचे, बट जो मेरा पहला लंच था वो मेरे मीटिंग्स वगैरह ख़त्म होने के बाद में मैनेजर के साथ में बाहर खाने के लिए गए थे, ट्रेडिशनल जापानीज़ रेस्टोरेंट में। वहाँ पे तो वीडियो में कुछ शूट नहीं कर पाए, उनके साथ में मैं था तो। बट मेरा मैनेजर सच में दोस्तों इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, क्या बताऊँ आपको। लाइक ऐसा मैनेजर मैं बोलूँगा कि सबको मिलना चाहिए। बहुत देर बातें की हमने, 1 घंटा पूरा लंच किया, बातें वगैरह भी किया। और मेरा जो देखो होता है ऐसे कि वर्क फ्रॉम होम है, तो मैनेजर से मुलाकात तो कम ही होती है, टीम मेंबर से भी मुलाकात कम होती है। बट आज जब मुलाकात हो गई तो ज़्यादा हमने बातें पर्सनल लाइफ के बारे में भी की। मेरे मैनेजर और मेरा लाइक थोड़ा मिलता जुलता रोड मैप रहा है, क्योंकि उन्होंने भी MBA किया है, उन्होंने भी कराटे सीखा है, लाइक मैं भी ताइक्वांडो सीख रहा हूँ। बट वो भी थोड़ा लाइक उनका भी मेंटालिटी, स्टार्टिंग में उन्होंने टेक्निकल से स्टार्ट किया था उनका करियर, बाद में वो मैनेजमेंट में है। मेरा भी ऐसा ही है, स्टार्टिंग में टेक्निकल था, बाद में मैनेजमेंट में मैं आया। तो हमारा मिलता जुलता है ना, तो हमारा बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, तो बातें भी हमारी उस तरीके से होती है। और मेरा बॉस बहुत सपोर्टिव है काम के लिए भी। लाइक ज़्यादातर जापान में जो बॉस होते हैं, आई डोंट नो, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, बट अभी तक जितने भी मेरे बॉस रहे, 4 से 5 बॉस मेरे आज तक थे, सारे के सारे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही सपोर्टिव। क्योंकि मेरे टीम में, मेरे डिपार्टमेंट में एक ही फॉरेनर हूँ, अकेला हूँ मैं, तो मुझे वो इतना लाइक स्पेशल ट्रीट करवाते हैं और स्पेशल सपोर्ट देते हैं। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीज़ें, तो वो मुझे एक होता है ना कि हेल्पिंग हैंड बोल के भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। आई होप जापान में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको इसी तरीके के बॉस मिले, तो आपका काम भी बहुत ईजी हो जाता है। और आज मुझे और एक बात पता चली है, बातों बातों में ही लंच करते करते मैंने मैनेजर को पूछा कि जापान में जैसे हमारा जो ऑफिस है ना, 80% जितने भी ऑफिस है जापान में IT कंपनीज़ के, सारे अभी ऑफिस जाना मैंडेटरी हो चुका है, यानी वर्क फ्रॉम होम बंद हो चुका है। बस 20% कंपनीज ऐसी है जो कि डोमेस्टिक जापानीज़ कंपनीज है, वो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, फ्लेक्सिबल है, जैसे मेरे ऑफिस में। अभी हुआ ऐसे था ना कि कोविड जब आया था ना, तो जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ थे ऑफिस के, उन्होंने सबने बाहर दूर दूर घर ले लिया था, अलग अलग प्रीफेक्चर में घर ले लिया था, और ऑफिस में तो आने का काम नहीं है, तो बढ़िया वहाँ पे सेटल हो गए। तो अब कंपनी रूल चेंज नहीं कर सकती कि भाई तुम, वो उनको बुला नहीं सकती वापस ऑफिस में कि भाई तुम, वो तो उन्होंने घर लेके रखा है दूसरे एरिया में, प्रीफेक्चर में, तो वापस आ नहीं सकते। और भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ है जो कंपनी अब चेंज नहीं करेंगी, लाइक फुल वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा। तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है। तो मैनेजर को मैंने बोला कि मेरा भी ये ख़त्म होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट करंट घर का, तो मैं भी सोच रहा हूँ कहीं और जगह पे जाने के लिए। उसको मैंने मेरा प्लान बताया, तो वो भी बोला रहे यार बहुत बढ़िया है। उन्होंने तो मुझे ये भी बताया कि कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ तो ऐसे हैं जो कि ओसाका, होक्काइडो, हिरोशिमा उधर जाके रहते हैं वंस अ मंथ ऑफिस में आते हैं वो। तो मैं बोला नहीं, इतने दूर तो मैं जाने का प्लान नहीं कर रहा हूँ, बट आसपास ही रहूँगा, बट थोड़ा और दूर नेचर में और थोड़ा साइलेंट जगह पे जाने का मेरा प्लान है। तो मैनेजर भी बोला हाँ बढ़िया बढ़िया जाओ। उनको भी मैंने कुछ जगह
पूछे रिकमेंडेशन कि वो कहाँ सोचते कि मैं अगर जाना चाहूँ तो तुम्हारा रिकमेंडेशन बताओ, तो उन्होंने भी 2-3 जगह मुझे बताया। तो हाँ, आने वाले कुछ टाइम में मैं अभी प्लानिंग तो कर रहा हूँ थोड़ा लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, थोड़ा एरिया, क्योंकि मैं पिछले 10 साल में मैं कितनी जगह चेंज कर चुका हूँ। इताबाशी, योकोहामा, नाकानो और अभी का जो एरिया है, और इसके बाद अभी और भी प्लान कर रहा हूँ मैं इसको चेंज करने के लिए। लेट्स सी जर्नी हमको ये कहाँ ले जाती है। और हाँ, और एक बात मुझे आपको बतानी है कि हमको हर साल हमारा जो इवैल्यूएशन होता है काम का, उसमें हमको गोल सेट करना पड़ता है। सबसे पहले हर 6 महीने हमको गोल सेट करना पड़ता है, उसके बाद इवैल्यूएशन होता है, ग्रेड मिलता है, बोनस मिलता है, सैलरी बढ़ती है उसके हिसाब से। तो इस साल का जो मेरा गोल सेटिंग है उसके अंदर 10% जो पार्ट रहेगा, जो मेरा 100% जो काम है उसमें से 10% का जो काम रहने वाला है वो रहने वाला है AI से रिलेटेड। यानी 10% मुझे ऐसा काम करना है मेरे ओवरऑल वर्क में, खुद से करना है, लेकिन नो वन विल गाइड मी या नो वन विल टेल मी व्हाट टू डू, बट 10% मुझे फाइंड आउट करना है AI से रिलेटेड। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग आई वांट टू डू रिलेटेड टू AI, तो वो मुझे अभी ऐड करना है। तो वो भी इवैल्यूएट होगा, क्योंकि अभी जितने भी कंपनीज़ हैं सब पुश कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को AI टूल यूज़ करने के लिए, AI एजेंट यूज़ करने के लिए। जो भी कुछ आप कर रहे हो AI से रिलेटेड, उसको कंपनी चाहती है कि ओवरऑल सारे एम्प्लॉयज़ अभी अवेयर हो जाए AI यूज़ करने के लिए। तो अभी 10% मेरा जो काम रहेगा वो भी मुझे AI से रिलेटेड करना है। तो मैं भी आपको यही बार बार बोलते आ रहा हूँ कि अभी आने वाले 5 साल में तो AI बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो आप अभी से, अगर आपको AI के बारे में टूल्स वगैरह नहीं पता कैसे यूज़ करना है, और भी कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं पता है और आप चाहते हो, तो मैं बोलूँगा ज़रूर आप सीखो, नई टेक्नोलॉजी सीखो, नए स्किल्स सीखो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको यही काम आने वाले। तो लैंग्वेज तो आप सीख रहे हो, ओके ठीक है, अगर आप जापान आने का प्लान कर रहे हो लैंग्वेज सीख के, बट उसके अलावा आपको नए नए टेक्निकल स्किल्स भी सीखना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म टेक स्टेबिलिटी और कंपनी में ग्रो करने के लिए वो आपको हेल्प करेंगे। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करके ये भी पूछते हैं कि मैं काम क्या करता हूँ, बहुत कमेंट आते हैं मुझे। मैंने एक्चुअली बहुत बार आपको बताया भी है कि मेरा एक्चुअल में काम क्या है, क्या काम करता हूँ मैं, बट स्टिल शॉर्ट में बता देता हूँ। मुझे एक्चुअली 10 साल तो हो चुके जापान में, तो आपको पता है 10 साल में मैंने बहुत कुछ काम किया है। स्टार्टिंग के जो 5 से 6 साल थे, मैंने गिजुत्सुकाई हत्सुबु यानी टेक्निकल डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में मैंने काम किया, जिसमें मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेस, इसके साथ में और भी जो नई नई टेक्नोलॉजी थी डेवऑप्स से रिलेटेड, सारे इस पे मैंने काम किया है। क्योंकि वो R&D में मुझे जो भी IT की टेक्नोलॉजी है सब पे मुझे काम करना था, नेटवर्क, स्टोरेज, एवरीथिंग। तो मैं डेटा सेंटर में भी जाके काम किया हूँ। और मेरे अगर आपको GPU पता होगा, GPU तो अभी बहुत ग्रो कर रहा है, एनवीडिया ने लॉन्च किया था, तब से मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो उसके कॉन्फ्रेंस होते थे सैन होजे में, तो एनवीडिया का जो CEO है उनका कॉन्फ्रेंस में 3 से 4 बार अटेंड कर चुका हूँ, उनको मैंने एकदम सामने से भी देखा है। तो तब से मैं वो GPU टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे अब टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर जाना है, मैं बोर हो गया था टेक्नोलॉजी पे काम कर करके। ऑफ कोर्स आई लाइक टू वर्क ऑन दैट, बट मुझे मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट है, स्टेक होल्डर्स, बाद में वेंडर्स के साथ में बात करना, मीटिंग्स करना, कस्टमर के साथ में डील करना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। और हमारे कंपनी में एक प्रोग्राम होता है, ग्लोबल चैलेंज प्रोग्राम, जिसमें कंपनी आपको किसी भी देश में भेजती है जहाँ पर मेरे कंपनी का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जाके आप काम कर सकते हो जिसमें भी आपको पसंद है। और उसके भी इंटरव्यूज़ होते हैं, एग्ज़ाम होती है, सिलेक्शन होता है प्रॉपर। तो उसमें मैंने अप्लाई किया था, एक बार तो रिजेक्ट हो गया था, दूसरी बार में सिलेक्ट हुआ था, और बीच में कोविड भी आ गया था, तो उसके चलते वो पोस्टपोन्ड हो गया था। बट स्टिल कोविड खत्म होने के बाद मुझे उन्होंने स्पेन भेजा था 1 साल के लिए। मैं बार्सिलोना में 1 साल था, वहाँ पर मैंने सर्विस ट्रांजिशन मैनेजर के रोल पे भी 1 साल काम किया है, ग्लोबल वेंडर्स के साथ में, स्टेक होल्डर के साथ में, ग्लोबल टीम के साथ में। वापस जब मैं जापान में आया, फिर मैंने मेरा थोड़ा ट्रैक चेंज किया और फिर मैं मैनेजमेंट में आया। फिर मैंने सोचा कि चलो ग्रो करना तो है ही इसी फील्ड में, तो मैंने MBA भी किया, जो कि मुझे अभी हेल्प कर रहा है मेरा करियर को और ग्रो करने के लिए। तो अभी मेरा जो काम है वो बिज़नेस डेवलपमेंट का है, जिसमें IT भी आता है। ऐसा नहीं कि बस मैनेजमेंट ही है, IT प्लस बिज़नेस दोनों को मिला के मैं वो जो काम होता है वो भी कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जो भी काम अभी करोगे जापान में आने के लिए, जो भी आपका ड्रीम है, आप स्पेसिफिक एक फील्ड में मत रखो कि भाई बस ये एक चीज़ सीखना है। नहीं, जापान में आपको सब चीज़ें करना होता है। मे भी ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में मैं मार्केटिंग में चले जाऊँ, सेल्स में चले जाऊँ, किसी और फील्ड में चले जाओ। तो जापान में आपको एक कंपनी में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके अलग अलग काम जब आप करोगे तो आप कंपनी के बारे में जानोगे और अच्छे से आप ग्रो होगे। तो आपको सब चीज़ें सीखना है। IT भी सीखो, नॉन IT चीज़ें भी सीखो, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, जितना भी आप हो सकते हो ट्राई करो सीखने के लिए। चलो अभी हो गया कॉफ़ी ब्रेक ख़त्म, जाते हैं और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ काम है आधा 1 घंटा ख़त्म करके निकलेंगे फिर घर के लिए।
तो निकल के दोस्तों ऑफिस से, और अभी ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बज रहे हो। जैसे मैंने आपको सुबह बोला था कि जब भी ये टाइम पे ऑफिस छूटता है 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, 5:30 6 के आसपास, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। आज लाइक फ्राइडे नहीं है, इसलिए लाइक लोग थोड़ा भी वर्क फ्रॉम ओवर टाइम ज़्यादा करेंगे। जब फ्राइडे होता है तब तो ये टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लोग जल्दी घर के लिए नहीं, नोमी खाई के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और मेरे ऑफिस का ना ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो ये साइड का व्यू देख रहे हो आप, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। तो अभी हम जा रहे हैं बैक टू टोक्यो स्टेशन, जो कि मेरे ऑफिस से अराउंड 7-6 मिनट्स है। अभी आधे घंटे में सनसेट होने वाला है और वापस मैं टोक्यो स्टेशन पे आ चुका हूँ। सुबह जब आए थे तब अच्छी खासी धूप थी, अभी बहुत क्लाउडी हो गया है और थोड़ी देर पहले बारिश भी आई थी। यहाँ पर रात हो जाती है ना, अंधेरा हो जाता है, तो इसके ऊपर येलो लाइट पूरे लग जाते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत फ़ोटो डाल के रखे टोक्यो स्टेशन के। बट शाम होने के बाद में ये एरिया इतना प्यारा लगता है। बट मुझे निकलना है जल्दी घर के लिए, नहीं तो मैं आपको थोड़ा और वेट करके इसका नाइट व्यू भी दिखाने वाला था। बट आई थिंक इसको आधा घंटा 45 मिनट्स और लगने वाले हैं लाइट्स लगने के लिए, तो उतना टाइम मेरे पास अभी है नहीं यहाँ पे रुकने के लिए। तो स्टिल आप देख लो कितना बढ़िया लग रहा है। निकलते अभी यहाँ से हम। ये लाइन इतनी बिजी होती है ना, यहाँ पे जगह नहीं मिलती बैठने के लिए। तो यहाँ से अभी और 5 मिनट बाद में दूसरी ट्रेन आने वाली है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। क्योंकि जगह बैठने के लेवल है, क्योंकि यहाँ से मुझे अभी और 50 मिनट घर पे जाने के लिए ट्रेन लगेगी, तो 50 मिनट तो मैं खड़े रह नहीं सकता, नेक्स्ट ट्रेन का वेट करता है। सुबह आते वक्त मैंने साइकिल पार्किंग में लगाई थी, यहाँ पर पेड पार्किंग में। तो अभी ये कूपन से हम उसको अनपार्क करने वाले हैं। तो ये पार्किंग पूरी सिस्टमेटिक होती है, ऑटोमेटेड है। वो नीचे रखी हुई थी, नीचे वाले फ्लोर में लेकर आते हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, बट साइकिल के पार्किंग में भी यहाँ पर फुल एसी लगी हुई है। बाहर इतना गर्म था, यहाँ पर आने के बाद भी पूरा एसी और पूरा ठंडा है। और यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट भी है, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्लोप है ना। अगर यहाँ पे आपको साइकिल लोडते ले जाना है, तो मेरी साइकिल तो हल्की है, बट हेवी साइकिल अगर है किसी मम्मी की तो तकलीफ होती है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने कन्वेयर बेल्ट लेके लगा के रखा है।